everyone, this is Sana here. So we are going to study about the Rutherford scattering experiment, or we can say that the Rutherford structure of atom explanation. Okay, so in the last video we were discussed about the Thomson's model of atom. That was not satisfying explanation given by the Thomson. So in this video we are going to study about the real structure of atom and the satisfactory point and satisfactory explanation of the structure of atom. Okay, so let's get start now. Rutherford's scattering experiment. In order to understand the structure of atom, Rutherford performed the experiment as scattering experiment. जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसे हमने नाम दिया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम उनको क्यों दिया वो हम बताएंगे जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझने के बाद. ठीक है, खुद ही समझ आ जाएगा आपको और मैं बता भी दूंगी आपको कि उसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही नाम क्यों दिया गया. ठीक है, अब एक बार आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना है. मैं आपको बता रही हूँ कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ पे रखी हुई है. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए ये क्या चीज़ है जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है. ठीक है, एक ये है मेटल फॉइल ले रखी है. मेटल फॉइल, मेटल फॉइल क्या होती है? एक कोई भी जो धातु है, मेटल मतलब धातु और फॉइल मतलब उसकी पतली सी परत. ठीक है, एक लेयर ले रखी है मेटल की. ठीक है, आप इतना समझ लीजिए सिर्फ जिसके ऊपर मैंने टिक कर रखा है वो है. ठीक है, और मेटल हमने कौन सा लिया है? गोल्ड. ठीक है, यानी गोल्ड जो है वो मेटल लिया है, उसकी पतली सी लेयर जो है वो इस तरीके से इस पोजीशन में जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में उसको रखा गया है. ठीक है, बाहर वाला मत सोचिए, सिर्फ इतना देखिए कि ये फॉइल जो है वो ली है, मेटल की फॉइल ली है हमने. ठीक है, उसके बाद इधर देखिए एक बॉक्स है, यानी ये जो है कोई भी सोर्स है जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स जो है निकलते हैं और दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल सोर्स. कि एक ऐसा सोर्स है, अब कोई भी सोर्स लगा लीजिए, एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं. वो रख दिया हमने और उसके बिल्कुल सामने जो है एक गोल्ड फॉइल रख दी. गोल्ड फॉइल मतलब क्या? गोल्ड फॉइल, मेटल फॉइल. ठीक है, यानी पतली सी लेयर किसी भी मेटल की वो उसके सामने रखती. ठीक है, अब हमने ये तो देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है सोर्स है वो उसके सामने रख दिया जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो निकल रहे हैं. ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो मेटल के पास हम उसे भेज रहे हैं. लेकिन हम फिर ये देखेंगे कि उसे उसके पास हम भेज रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया जिसे हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं. फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं. एक ऐसा सरफेस ले लिया जो सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ के जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ सकें वो जगह छोड़ के और इस मेटल जो फॉइल है इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया. ये जानने के लिए कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अगर यहाँ गोल्ड फॉइल तक आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा. ठीक है, तो हमने तीन चीजें ली हैं मेन. क्या लिया है? अल्फा पार्टिकल सोर्स. ठीक है, और मेटल फॉइल दिस इज गोल्ड, और इससे बाहर से जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली है. ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली है. समझ में आ गया आपको? बहुत छोटा सा है, नथिंग बिग. ठीक है, और क्या होता है आप ये देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे उसमें से निकलते हैं, मतलब ऐसे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि उनमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं. रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब कैसे कि जो अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं वो उनके अंदर बार बार रिएक्शंस होती रहती हैं और उन रिएक्शंस के चलते जो है वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करते रहते हैं. ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो है ये कंटेन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, हीलियम यानी जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है और एटॉमिक मास जो है वो 4 होता है. तो अल्फा पार्टिकल्स कंटेन हीलियम एटम. ठीक है, सो अब देखिए इसके अंदर उन्होंने क्या किया, हीट
took gold foil and passed alpha rays through it. उन्होंने gold foil ली और उसके अंदर से अलाउ किया जो अल्फा रेज हैं उनको पास होने के लिए. अल्फा रेज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज रेज. अल्फा रेज क्या होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. जो हीलियम न्यूक्लियस है उसको कंसिस्ट करते हुए, ठीक है, यानी जो अल्फा रेज हैं वो कंसिस्ट करती हैं हीलियम न्यूक्लियस को, यानी हीलियम को. द apparatus was as shown in the figure. इस फिगर के अंदर आपको इसका कंप्लीट जो apparatus है जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. उसके बाद देखिए आगे, दैट्स इट. सेम जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है. सो नथिंग बिगिन दैट. जो इसके अंदर सिर्फ ये शो कर रखा है आपको, जो ये रेड लाइंस हैं ये, इसके अंदर मैंने दोबारा ये इसलिए पेज लगाया है क्योंकि आपको ये वाला शो करने के लिए कि जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की. और दूसरा ये है जो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर क्या देखा उन्होंने कि जैसे ही जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से होकर इस जो बीच में जगह छोड़ रखी है यहाँ से पास होकर गोल्ड फॉयल जो है उससे टकराते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, हमें ये देखना है. तो देखिए जो आप देख सकते हो कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो ये रेज हैं, अल्फा रेज जो हैं वो कुछ जो हैं वो टकरा कर इस गोल्ड फॉयल के ऊपर चली जाती हैं, ठीक है. तो आप एक बार ये देखिए, सॉरी गोल्ड फॉयल पे नहीं, ये जो हमारी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है इसके ऊपर चले जाते हैं. तो हमने स्क्रीन क्यों ली? हमने स्क्रीन सिर्फ इसलिए ली कि ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें अल्फा रेज को कि वो कहाँ जा रही हैं. और जैसे ही जो स्क्रीन पे जो है स्ट्राइक करती हैं जो अल्फ़ा रेज़ हैं वो, मतलब ये है कि अल्फ़ा रेज़ या फिर कोई भी रेज़ जो होती हैं अगर वो स्ट्राइक करती हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, देन एक अलग सा ग्लो क्रिएट करती हैं. ग्लो का मतलब जैसे कोई चीज़ स्पार्कलिंग कर रही है तो वही वाली चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं. मतलब ये है कि अल्फ़ा रेज जैसे ही उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी. इसलिए हमने जिंक सल्फाइड जो है उसकी स्क्रीन ली है. इसके अंदर देखिए आप, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड्स का, तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, ठीक है. मतलब ऑब्जर्वेशंस का मतलब उस जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें पता क्या चला कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और क्या क्या मतलब इससे रिज़ल्ट क्या निकला. सम रेज पास्ड स्ट्रेट, कि कुछ जो अल्फ़ा रेज आई थी वो स्ट्रेट निकल रही हैं बिना किसी चेंज के, ठीक है, कोई चेंज उनके अंदर नहीं हो रहा है और वो स्ट्रेट जा रही हैं यानी सीधे जा रही हैं. सम रेज वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, और कुछ रेज ऐसी हैं जो डिफ्लेक्ट कर रही हैं छोटे या बड़े एंगल से, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज़ दैट सम रेज रीबाउंडेड, और कुछ रेज जो हैं वो रीबाउंड हो रही हैं. रीबाउंड का मतलब क्या होता है कि एक बार किसी चीज़ के ऊपर जो अल्फ़ा रेज हैं उनका आना और टकराकर वापस ही अपनी पोजीशन में लौट जाना, वापस ही अपने जो पाथ है उसके नियर बाय वापस अपनी ही पोजीशन पर लौट जाना. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो रेज हैं वो आ रही हैं और किसी चीज़ से टकराकर एटम के अंदर और वापस अपनी पोजीशन पर लौट रही हैं, ठीक है. थर्ड जो है हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी. आपको तीनों समझ में आ गई होंगी कि कुछ जो हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं, कुछ जो हैं रीबाउंड हो रही हैं और कुछ रेज ऐसी हैं जो डिफ्लेक्ट होती हैं स्मॉल या फिर लार्ज एंगल से, ठीक है. ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंटली सबसे पहले उन्होंने नोट की थी, ठीक है. उसके बाद देखिए इनका कंक्लूजन क्या निकला जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनका. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी, मतलब अगर अल्फ़ा रेज आ रही हैं और गोल्ड फॉयल से जो है गोल्ड की जो लेयर है उसके अंदर से क्रॉस होकर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर काफ़ी स्पेस ऐसा है जो खाली है, ठीक है.
और कुछ ऐसा है कि जिससे कोई भी अल्फा रेज आई है और वो उससे टकराकर एटम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिससे टकराकर वो वापस लौट रही है, तो वो चीज़ हमारी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये पता लगा कि एटम के अंदर कुछ न्यूक्लियस टाइप का होता है और बहुत सारा स्पेस खाली होता है, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो ये अल्फा रेज आई थी ये न्यूक्लियस से टकराकर वापस ही अपनी पोजीशन पर चली जा रही हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे रदरफोर्ड जो हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस ली थी और कैसे उन्होंने उन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, देन these three postulates are represented by the Rutherford. Okay, so after that, so according to the Rutherford structure of an atom, it is similar to solar system. Rutherford ने जो स्ट्रक्चर दिया था एटम का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम है वो सिमिलर है सोलर सिस्टम से। कैसे सिमिलर है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। नॉर्मल जो कोई भी एटम है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उसके बाहर से जैसे कि जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर से जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, यानी सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसी तरीके से क्या है जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है ऑर्बिट्स बनी हुई हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं देखिए आप आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाहर कुछ ऑर्बिट्स हैं जो पर्टिकुलर और कंफर्म्ड पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, these are electrons which is shown in the sky blue color, and these black color lines are orbits, and the middle circle is called as nucleus. Okay, after that nucleus is in center. उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, दूसरा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि जो ग्रह हैं और वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, दोबारा देखिए, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन तीनों को कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो जैसे कि हर चीज़ की ड्रॉबैक होती है, उसी तरीके से जो रदरफोर्ड एटम है उसकी भी ड्रॉबैक थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।